नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हम लोग पर्यावरण की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पर्यावरण की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और किस तरीके के क्वेश्चंस आगामी एग्जाम्स में आ सकते हैं और जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ भी रहे हैं। अभी देखा होगा आपने रिसेंटली, जैसे यूजीसी नेट के जो पेपर चले हुए हैं उनमें आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट के किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सवाल आया हुआ है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सवाल आया हुआ है, तो ये हमने प्रोटोकॉल सारे कवर कर ही लिए थे। वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है, क्योटो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिवली इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। फिर हम लोगों ने फुल फॉर्म्स देखे थे कुछ एक। ठीक है, जैसे मैं यूएनएफसीसी का इनका सबका फुल फॉर्म बताया था, यूएनसीबीडी का फुल फॉर्म बताया था। इसी तरीके से आईपीसीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एक रिपोर्ट मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की जनरेशन की रिपोर्ट पोस्ट करी थी, उसमें इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ था। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है ये, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, ये क्या निकालता है, असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है, असेसमेंट रिपोर्ट। असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है आईपीसीसी। ठीक है, तो ये इस तरीके का सवाल बना। साथ ही वाटर पोल्यूशन को लेकर बना, तो वाटर पोल्यूशन को लेकर भी कंपाउंड्स और उसके जो इफेक्ट होते हैं, एक तो डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज पे भी टॉपिक बनाया था, वाटर रिलेटेड डिजीज पे टॉपिक बनाया था। ठीक है, वाटर रिलेटेड डिजीज पे टॉपिक बनाया हुआ था। और एक साथ ही साथ में आपके लिए जो था वाटर से संबंधित जो केमिकल्स थे उनके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया हुआ था, केमिकल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं तो इनमें इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई और क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, ये मतलब सिंपल स्ट्रेटेजी है एग्जाम का। तो भाई कॉमन क्वेश्चन हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, और हार्ड में जितनी आपने तैयारी करी है फिर वहां से आप एज लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में 15 क्वेश्चन देखेंगे, 15 क्वेश्चन देखेंगे ज्यादा। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सही या गलत का बिल्कुल ध्यान रखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। लेड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। ठीक है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि सारे के सारे कथन सही है। तो आप सोच लीजिए, मैं एक दो क्वेश्चंस और जो मुझे पता चल रहे हैं मैं देख लेता हूँ, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट पे भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट पे भी सवाल पूछा गया है। वीडियो देखोगे कोप का तो आपको पता चल जाएगा, कवर करवाया हुआ है। कोप 26 पे वीडियो लिया हुआ है अलग से। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट, कोप 26, यूएनएफसीसी, मतलब पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है ये। तो ये सवाल भी आपको बन जाएंगे, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। हाल ही मेरे सिर्फ 19-20 लेक्चर ही हुए हैं, टोटल 19-20 लेक्चर्स ही हुए हैं, और वो भी 20 से 25 मिनट के, 25 से 30 मिनट के, इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है उन लेक्चर्स में। इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर पूछा गया, तो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पिक्चर भी चिपकाई थी। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सिलेबस में, तो आपको ध्यान रखना है और याद कर लेना, कैसे भी याद कर सकते हो। फिर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो 5वें नंबर पे आता है कि ह्यूमन मतलब पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, तो ऐसे अपन ने याद कर लिया उल्टा कि हाँ जेंडर इक्वालिटी होती है, 5 और 5 10, वो भी सैनिटेशन। फिर उसके अलावा ये और देखा कि 6 नंबर का होता है तो छीछी, अरे 6 छीछी तो उसका उल्टा, गंदे का उल्टा अच्छा, यानी कि क्लीन सिटीज की बात करता है 6 नंबर का। पॉवर्टी फर्स्ट नंबर की, सबसे पहले तो गरीबी की बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हंगर की। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने देखे थे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एसडीजी पे क्वेश्चन आया तो सारे लेक्चर्स, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आया, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कॉमन क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए आपके। और इन जनरल सब लोग सारे कॉमन क्वेश्चंस कवर करवाते हैं, तो आपको जहाँ से भी अच्छा लगे आप वहाँ से कवर कीजिए, बस रिवाइज अच्छे से करिए, रिवीजन अच्छे से करिए। और इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है, इसको अभी छोड़ देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव बिल्कुल ज्यादा होता है सीओ, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी है, तो ये CO2 पूरी करने की कोशिश करेगा, तो हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन निकाल लेगा, तो ये करेक्ट है। लेड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, बिल्कुल लेड इसमें सबसे खतरनाक होता है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ये वाला ऑप्शन गलत है। धुंध में हमेशा ओजोन होता है, फोटोकेमिकल धुंध में, फोटोकेमिकल स्मोक में, इसके रिगार्डिंग भी वीडियो ले चुके हैं बहुत बार। तो फोटोकेमिकल स्मोक में जरूरी नहीं कि हमेशा ही ओजोन हो। ठीक है, पर ऑक्सीजन नाइट्रेट और हाइड्रोकार्बन्स और वोलेटाइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तीनों चीजों का मिश्रण है।
ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, परऑक्सिल नाइट्रेट, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जरूरी नहीं कि हमेशा ओजोन हो, ओजोन होता है ग्राउंड लेवल में, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, सिंपल एज सच। दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? मैंने कहा मैप बेसिस पे ये भी कवर हो रखा है, बायोस्फीयर रिजर्व भी कवर करवा रखे हैं, ठीक है, इसका भी कर लीजिएगा। दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। दच्चिगम, 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 दच्चिगम। दच्चिगम नेशनल पार्क कहाँ पे? मैप बेसिस बना के करिए, उसको चिपका लीजिए करें, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आता है तो आता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हंगुल के लिए फेमस है, हंगुल हिरण के लिए फेमस है ये, हंगुल के लिए फेमस है ये, और ये है अपना जम्मू एंड कश्मीर में। दाचिगम जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है, सेकंड का ऑप्शन आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फैक्ट बेसिस लिए ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची, इसमें कौन कौन से रेफरेंसेस मांगे जाते हैं, किस कौन कौन से सोर्स मांगे जाते हैं कि यहाँ से निकल रही है उसमें, ठीक, किस किस पे होती है? क्या जीवाश्म ईंधन का जलना, क्या सीमेंट उद्योग, क्या दोनों, मतलब उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? इसी तरीके का एक क्वेश्चन होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है, सफर इंडेक्स है, तो इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट होते हैं? तो उसमें मैंने बताया था कि 8 पोल्यूटेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, उसको पोल्यूटेंट ट्रीट नहीं करती वो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, सफर इंडेक्स, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला इंडेक्स है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सा नापता है? क्या जीवाश्म ईंधन, क्या सीमेंट, क्या उपयुक्त दोनों, क्या दोनों? तो इसमें ये है कि इन दोनों के लिए दोनों ही करेक्ट है, यानी कि ए और बी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीमेंट उद्योग और जीवाश्म ईंधन दोनों से ही कार्बन डाइऑक्साइड एज ए सोर्स ट्रीट होता है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आ रहे हैं नीचे में, ठीक है, आपने देखा हो। चलो, प्रोटोकॉल से संबंधित तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो चाहता हूँ कि कॉमन क्वेश्चंस और रिवीजन हो जा रहा है आपका, जितना ज़्यादा रिवीजन उतनी ज़्यादा सक्सेस, रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस, सिंपल एज सच, ठीक है। रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आसान होगा काम आपके लिए। कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा है, जिसके किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में? क्या नाभिकीय कचरा, न्यूक्लियर वेस्ट, क्या न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में बात कर रहा है, आक्रामक विदेशी प्रजातियां या फॉरेन इन्वेसिव स्पीशीज की बात कर रहा है, फॉरेन इन्वेसिव स्पीशीज की बात कर रहा है? मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको टाइम मिल जाए सोचने का, फिर ये लिखते ही आंसर बताऊंगा। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, LMO, लिविंग मॉडिफाइड यानी कि संशोधित, ऑर्गेनिजम्स, जीव, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबाउ, नोटा। तो क्या आंसर होगा इसका? न्यूक्लियर वेस्ट जी नहीं, फॉरेन इन्वेसिव नहीं, नोटा भी नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कार्टेजिना प्रोटोकॉल किसके लिए है? LMO के लिए, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। चलो, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन से कुछ नया नहीं है, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो डायरेक्ट टिक करिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, मैक्सिमम, सर्वाधिक मैक्सिमम की बात कर रहा है, और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या सुरमा घाटी में? लॉजिकल इसलिए क्योंकि आपको पहले ये पता होना चाहिए ये सब कहाँ पे है, और उसके बाद में फिर आपको ये आंसर टिक करना है कि ये इनमें से है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका सोच लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, तो सोच लीजिए। सुरमा घाटी में, कश्मीर में, फूलों की घाटी में, ठीक है, या फिर शांत घाटी में? ठीक है, इसका सोच लीजिए क्या आंसर होगा। सुरमा घाटी, कश्मीर में, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब ये थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहां पे उसमें कर रखा है, तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा। एक तो फूलों की घाटी में, फूलों की घाटी मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स ये तो है उत्तराखंड में है, और शांत वैली, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली ये है केरला में, तो यहाँ पे भी खूब सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। ये है अपने केरला में, साइलेंट वैली, केरला में, ठीक है। तो ये अपनी पाई जाती है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा डिपेंडिंग अपॉन एनसीईआरटी, तो इसका आंसर होगा फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है,
ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सी फैक्ट के तौर पे याद रख लेना। आपको कंफ्यूजन हो सकता है 3 और 4 में, तो 3 और 4 में अगर आपको कंफ्यूजन है तो ठीक है, इट्स ओके, 50-50 सही है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। 6 नंबर के, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, अगेन बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है कि परिवर्तन बताना है कि किस तरीके से होता है। भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। बायोडाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ, इन जनरल क्या होता है, आपको ये बताना है। यानी कि आपको ये बताना है कि ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटोरियल, ये ध्रुव है, या पोल्स है, या ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो क्या हो रहा है, या यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो क्या हो रहा है, इन जनरल ये आपको बताना है। तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ घटती है, भूमध्य की रेखा की तरफ बढ़ती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, तो भैया एक समान तो नहीं रहती। ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती होती, अगर ध्रुवों की तरफ बढ़ती होती तो भूमध्य रेखा की तरफ घटती होती, तो 1 और 4 आंसर हो जाता। अगर 4 करेक्ट होता तो 1 भी करेक्ट होता। क्यों? ध्रुवों की तरफ तो बढ़ रही है, यानी कि यहाँ बढ़ रही है, तो इसका मतलब इधर से आएंगे तो कम होगी, तो 1 और 4 दो आंसर हो जाते, तो दो आंसर तो है नहीं, तो एक ही आंसर होगा, तो एक आंसर हो जाएगा बी। लॉजिकली कर लो, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो इन जनरल यहाँ से यहाँ की तरफ आते हैं तो बढ़ती है। डाइवर्सिटी सन डिपेंडिंग अपॉन सनलाइट, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, बारिश, उसकी वजह से यहाँ की तरफ बढ़ती है। ठीक है, 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 7 पे आ जाओ। अच्छा, पहले से टिक करा हुआ है। पारिस्थितिक मित्र नहीं है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिक मित्र नहीं है? पारिस्थितिक इकोलॉजिकल फ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट उस पेड़ को हिंट दे दूं, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल टेररिस्ट। इकोलॉजिकल टेररिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नीम, बबूल, यूकेलिप्टस या पीपल। यूकेलिप्टस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सफेदा बोलते हैं क्या? सफेदा। यूकेलिप्टस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सफेदा। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ। नीम, नीम तो फ्रेंड है भैया, बबूल भी फ्रेंड है, पीपल भी फ्रेंड है, पूजा करते हैं इनकी, तो यूकेलिप्टस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूकेलिप्टस, सफेदा। ये इन जनरल आसपास उसके जो घास होती है पानी खींच लेता है, तो घास को पेड़ों को उगने नहीं देता, इसलिए ये पारिस्थितिक मित्र नहीं है। ये इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल टेररिस्ट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 7 का करेक्ट आंसर सी। 8वें नंबर के सवाल पे यार आ जाओ। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, इंडिविजुअल, इनकी भी ध्यान रखना, इंडिविजुअल होता है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन होती है, फिर कम्युनिटी बनती है लोगों की। ठीक है, बायोम, बायो इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। ठीक है, इस पे भी सवाल बन सकता है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे भी क्या पता सवाल आए हों। अभी तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आपने किसी ने एग्जाम दिया हो और आपको पता हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आए, तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इस किस टॉपिक से संबंधित सर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आया, ताकि हमको भी आसानी हो जाए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, कि किस तरीके से क्वेश्चंस बने गए हैं। ठीक है, तो अपने खूब सारे क्वेश्चन है आज के, अभी 15 है, तो 8वें नंबर के क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताना है आपको। पारिस्थितिक पदछाप, इसका डायरेक्टली आंसर है पारिस्थितिक पदछाप, उसको बोलते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को बोलते हैं आपके पारिस्थितिक पदछाप। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है, रिवीजन करना है, आगे बढ़िए 9th नंबर के क्वेश्चन। अब तो एनवायरमेंट इजी लग रही होगी, बस 1920 लेक्चर ही तो है, छोटे छोटे आधे आधे घंटे के, देख लो क्या है। शेयर कर दो किसी और को भी, भाई जिसको जरूरत है उसको शेयर कर दो। यहाँ कुछ वो तो मिल नहीं रहा मोटिव। ठीक है, मोटिव यही है कि बस आपको सिर्फ समझ में आ जाए, मतलब मैंने जो पढ़ रखा है, मैं नहीं चाहता कि वेस्ट हो ये सारा सब कुछ पढ़ा हुआ भी। तो इस तरीके से ये है कि आप लोग इन सबको, मैं चाहता हूँ कि इससे मैक्सिमम लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, बस इतना सा मोटिव है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? सिंपल है, साइकिल्स के बारे में बात कर रहा है। कौन सी साइकिल है उसका नाम बताना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी इसके क्वेश्चन है। क्या रासायनिक, केमिकल चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, या भू रासायनिक चक्र? रीड करना क्वेश्चन को अच्छे से। पारिस्थितिक तंत्रों में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं?
क्या रासायनिक चक्र कहते हैं, क्या जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं? तो सबसे बड़ा आंसर जो सबको समाहित कर लेगा वो है इसमें ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र सबको इंक्लूड कर लेगा इन साइकिल्स में। इन साइकिल्स को लेकर भी क्वेश्चंस बन सकता है, इन जनरल नाइट्रोजन साइकिल को लेकर। उसमें अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उसको भी कवर कर लेंगे। कोई नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोजो एसिटोबैक्टर, कोई नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, कोई अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो साइकिल भी एक बार देख लेंगे। 10th नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है? क्वेश्चन मिसिंग था, उल्टा होता है। पिरामिड्स आपने पढ़ ही लिए हैं, पिरामिड्स आपने पढ़ ही लिए हैं। एनर्जी का हमेशा, ऊर्जा का हमेशा सीधा ही होता है, ऊर्जा का हमेशा सीधा ही होता है। इसमें पूछा है कि इसमें उल्टा होता है, यानी कि इस तरीके का पिरामिड आपको बताना है। किसके केस में? जीव भार यानी कि वजन के केस में, जीव भार या फिर वजन, वजन के केस में बताना है उल्टा किसके केस में होता है। क्या तालाब में होता है, क्या वन में होता है, क्या घासी स्थल में होता है, क्या शुष्क स्थल में होता है? सोचिए, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? यानी कि इसका मतलब है, उल्टे का मतलब है कि वजन की बात कर रहा है, तो यानी कि स्टार्टिंग की जो लेयर है वहाँ कम वजन है, फिर वजन बढ़ता जा रहा है, फिर उसको खाने वालों का वजन ज़्यादा है, फिर उसका वजन ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें इस तरीके की साइकिल आपको कौन से इकोसिस्टम में देखने को मिलती है। क्या ऐसी तालाब में मिलती है, क्या ऐसी वनों में मिलती है, क्या ऐसी घासी स्थल में मिलती है, क्या ऐसी शुष्क स्थल पे मिलती है? तो ये ऐसी उल्टी तालाब में मिलती है जहां पर यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियां होती है, बड़ी बड़ी मछली जिनका वजन बहुत होता है, या फिर वेल मछली बोल लो। फिर यहाँ होती है छोटी मछली, ठीक है, तो वजनों के आधार पर देखा जाए फिर यहाँ होती है और जू प्लैंक्टॉन्स जिनको बोलते हैं जू प्लैंक्टॉन, फिर होता है फाइटो प्लैंक्टॉन। ठीक है, तो यहाँ होता है कम वजन, फिर ज्यादा वजन, फिर और वजन, फिर भारी भारी मछलियां। तो ये उल्टा हो गया ना, यहाँ पे वजन ज्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया वजन के हिसाब से। ऊर्जा की बात कर ले तो हमेशा सीधा ही, तो वन तालाब के क्षेत्र में ये हमेशा ये इन्वर्टेड हो सकती है। चलिए 11वें नंबर के सवाल पर आ जाओ। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, किसको प्राप्त है? अब ये उच्चतम पोषण स्तर की बात कर रहा है, उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है इनमें से? पारिस्थितिक तंत्र में किसको पोषण स्तर प्राप्त है? क्या शाकाहारी को है, क्या सर्वाहारी को है, क्या मांसाहारी को है, क्या अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स को है? ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन से कि इन जनरल उच्चतम पोषण स्तर किसको मिलेगा? ठीक है, लिंडमैन्स प्रिंसिपल 10% ट्रांसफर होता रहता है, तो शाकाहारी में होता है कि मांसाहारी में होता है कि सर्वाहारी में होता है? तो उच्चतम पोषण स्तर तो सर्वाहारी को ही मिलेगा जी। लेकिन बोल दिया जाए कि सर्वाधिक एनर्जी कौन जनरेट करता है, एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, तो फिर वो शाकाहारी नहीं होंगे, वो होंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्वाहारी, इन्हीं को तो मिलेगा। ये सब कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ओमनीवोरस इनको बोलते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन सा 1000 श्रृंखला का सही क्रम है? श्रृंखला की स्पेलिंग गलत है, श्रृंखला ऐसा नहीं लिखा जाता, ठीक है, श्रृंखला ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, चलो, कौन सा 1000 श्रृंखला का सही क्रम है? इसमें ये पानी में, आपके पानी में इस तरीके की फूड चेन होती है, फूड चेन आपको बतानी है कि पानी में कौन सा सही एटम है। क्या डायटम होता है, क्या क्रस्टेशियाई होता है, या क्रिटेशियस होता है, या हेरिंग होता है? ठीक है, क्रस्टेशियाई, डायटम, हेरिंग, डायटम, हेरिंग, क्रस्टेशियाई, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, डायटम। तो ये आपने नाम ही नहीं सुना होगा तो गलत हो जाएगा। ये हार्ड इसलिए कहूंगा क्योंकि आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इजी इसलिए कहूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है। और अगर एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है तो आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए कि डायग्राम किस चीज का है। तो इन जनरल जो डायटम होते हैं वो फर्स्ट लेवल पे हैं, उनके बाद सेकंड लेवल पे क्रस्टेशियाई जो क्रेटेशियस होते हैं, और उनके बाद फिर मांसाहारी जो होते हैं वो होते हैं हेरिंग। तो इसका करेक्ट एटम करेक्ट हो जाएगा डाई एटम, क्रेटेशियस, क्रस्टेशियाई, और फिर उसके बाद हो जाएगा उनको खाने वाला हेरिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एनसीईआरटी में विजिट करना, ये पानी के तत्व है, पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, 12th का आंसर ए। 13th आ जाओ, बड़ा क्वेश्चन है तो इजी होगा। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं, फिर श्रृंखला गलत है, विषय नहीं आएगा ऐसा। श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के अवघटक जीव कहलाते हैं? Which of the following are considered as decomposers in a food chain or a food web? फूड चेन या फूड वेब में किसको decomposers कहेंगे?
क्या विषाणु को, क्या कवक को, क्या जीवाणु को? विषाणु, कवक और जीवाणु, विषाणु, कवक और जीवाणु, सोचिए, सोच के बताइएगा। सोच के बताइएगा, इसका लॉजिकल आंसर गलत मत करना। ऑल ऑफ दीज, जो जो लोग सोच रहे हैं कि 1 2 3 तीनों करेक्ट है, वो तीनों करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनमें से जो विषाणु होता है या जो वायरस होता है वो डिकम्पोजर नहीं होता। वायरस इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ना तो ये लिविंग की श्रेणी में है ना ही ये नॉन लिविंग की श्रेणी में है, सिंपल एज सच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि वन आंसर नहीं होगा। वायरस, विषाणु जो होता है वो डिकम्पोजर नहीं है। कवक और जीवाणु डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ, थोड़ा सा लॉजिकल है बट इट सिंपल है। निम्नलिखित युगों में से सही कौन सा सही सुमेलित है, सही के बारे में बताना है। पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, अजैविक अवयव जीवाणु यानी कि वायरस, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, या वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। अभी आपको बताया कि जीवाणु तो दोनों होते हैं, ना तो अजैविक है ना जैविक है, ये ऑप्शन तो सही नहीं है भैया। वायरस ना तो लिविंग की कैटेगरी में आता है ना नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है, जैसे इसको होस्ट मिलता है ये मल्टीप्लाई होता है। पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, क्या पर्वत सर्वाधिक स्थायी है? मेरे को तो लगता है सर्वाधिक अस्थायी है पर्वत, पर्वत तो अरे हमेशा ही अनस्टेबल रहेगा, कभी पानी, कभी बारिश, कभी बाढ़, बाढ़ या भूस्खलन, कभी क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट से बारिश, ऊपर से उसकी हायरार्की, किस तरीके से सनलाइट मिलती है, कभी किस तरफ हवाएं चलेंगी, तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है पर्वत तो। अब आ जाओ थर्ड और फोर्थ में। वर्षा, वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग का क्या रिलेशन है इन जनरल डायरेक्ट? वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग का क्या लेना देना? ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वर्षा का ये कहीं ना कहीं ज्यादा सुमिलित नहीं करता, इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है हरे पौधे, जो कि पारिस्थितिक तंत्र का इकोलॉजिकल साइकिल का पार्ट है, हरे पौधे तो पार्ट होंगे ही, तो इतना क्या कंफ्यूजन होना। जब तक अपने का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर थर्ड बैठता है तो 3 को करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, 3 को मैच कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात कर लें। 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है आज की क्लास का। फूड चेन की बात करिए, फूड चेन की बात करिए, जो बचपन में पढ़ते थे वही है ये फूड चेन। ये इजी क्वेश्चन है, इजी इसलिए क्योंकि जल्दीबाजी में ये गलत कर देते हो। ये भी एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कि हार्ड ही क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में कॉम्बिनेशन से इजी और हार्ड की, बस आपको देखना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला, विभिन्न श्रृंखला की स्पेलिंग गलत है, चलो। विभिन्न घटकों का सही क्रम है, सही क्रम। घास, टिड्डी, सर्प और मेंढक को अरेंज करना है, तो ये तो पता है मेंढक को सांप खाता है, ये तो उल्टा हो गया। मेंढक को सांप खाएगा, ये घास तो कहाँ से आ गई यहाँ पे, तो मेंढक को सांप खाएगा तो ये हो जाएगा। तो घास, टिड्डी, मेंढक, घास को खाएगा टिड्डी, टिड्डी मेंढक, मेंढक सर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन हुए हैं। 14 से कम अगर आपके आ रहे हैं तो आपको रिवाइज करना है। 14 से कम अगर आ रहे हैं तो आपको रिवाइज करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चंस थे। ज़्यादा एक क्वेश्चन में मैंने रियायत रियायत दे दी कि हाँ भाई ये गलत कर सकते हो, बट ये भी गलत नहीं करना है, ठीक है। और जो यूजीसी नेट में जैसे जैसे मेमोरी बेस्ड अगर आपको क्वेश्चंस पता चल रहे हैं तो काइंडली प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमको पता चल सके कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे या जो हमने पढ़ा है उसी बेसिस पे क्वेश्चंस आए कि नहीं आए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।